हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर एजुकेशन एकेडमी चैनल। तो हमने कल डिस्कस किए थे गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज़ के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। और फर्स्ट हमारा आ गया है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि जो बिज़नेस ऑनर है और जो बिज़नेस है वो दोनों ही सेपरेट है, वो दोनों ही अलग हैं एक दूसरे से। और हम अकाउंटिंग के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर जो हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, वो हमेशा ही फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिज़नेस से होनी चाहिए। यानी कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और हमेशा उसका जो कनेक्शन है वो बिज़नेस से ही रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, जैसे गुड्स यूज फॉर द स्टॉक ऑफ द बिजनेस पर्पस आर ट्रीटेड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर हमने कोई स्टॉक यूज़ किया है बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर जो भी हमने पैसे खर्च किए हुए हैं उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। बट वही सिमिलर जगह पे अगर हमने गुड्स जो हैं जो परचेज़ किए थे बिज़नेस के लिए, उसमें से कुछ पार्ट हो गया या कुछ यूज़ किए हैं प्रोप्राइटर के लिए या ऑनर के लिए, बिज़नेस ऑनर के लिए, तो उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग करेंगे क्योंकि वो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए थे गुड्स को। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया गोइंग कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट कहता है कि कुछ भी हो जाए हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तब तक चलेगा जब तक हमें कोई लॉसेस ना हो जाए या कोई हमारी मजबूरी ना बन जाए वाइंड अप करने के लिए कि हमें अपना बिज़नेस बंद करना पड़ रहा है। तब तक वो हमारा बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा, चाहे हमारी बिज़नेस की जनरेशन भी चेंज होती जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो हमारी रिलायंस कंपनी है वो स्टार्ट की थी धीरू भाई अंबानी जी ने। उनके निधन के बाद अभी भी कंपनी चल रही है, उनके बेटे चला रहे हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन चला रही है, और इसी तरह जो बिज़नेस है वो आगे चलता रहेगा। उनकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन चलाती रहेगी, तब तक चलाएगी जब तक बिज़नेस को लॉसेस ना हो जाए। ठीक है, बिज़नेस फेल ना हो जाए या उनकी कोई मजबूरी ना बन जाए बिज़नेस को बंद करने की, तब तक उनका बिज़नेस जो है वो चलता ही रहेगा। तो नेक्स्ट आपका आ गया अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे आपके बिज़नेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगी या इवेंट अकर होगा, उसी टाइम आप क्या करोगे, अपनी बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी गुड्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं या सेल किए हैं ऑन द क्रेडिट बेसिस के ऊपर, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है ऑन द क्रेडिट बेसिस पे, उसी टाइम आप अपनी बुक्स के अंदर उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लोगे। और नेक्स्ट आपका आ गया ऑल द एक्सपेंसेस आर इनकम आउटस्टैंडिंग। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पेड करनी है, जैसे लेट्स सपोज कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी थी और उनकी जो सैलरी है वो भी आउटस्टैंडिंग है, अभी आपने उनको नहीं दी है, आप उनको नेक्स्ट ईयर दोगे, नेक्स्ट मंथ दोगे। या आपने इनकम रिसीव करनी थी, आपको कोई इनकम आने वाली थी, वो अभी तक आपको नहीं आई है। जैसे आपने सेल करी है और अभी तक आपके कस्टमर ने आपको अमाउंट पे नहीं किया है, वो अभी आउटस्टैंडिंग है। उन ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं अक्रूअल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेथड है कैलकुलेशन के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, ये इवेंट हो रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। और कहते हैं यही जो डिफरेंट मेथड्स है ना, उनकी वजह से क्या होता है, अगर हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करेंगे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर या सेम ट्रांजैक्शन के ऊपर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, तो वो हमारे लिए इरिलीवेंट हो जाएगा और इनकम्पैरेबल हो जाएगा। मतलब हमें एक्यूरेट उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम दो से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कंपैरिजन करके नहीं बता सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है या हमारा बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक ही मेथड होना चाहिए, एक ही कैलकुलेशन होना चाहिए और एक ही तरीका होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, ताकि हम उसको कंपेयर भी कर सकें, अंडरस्टैंड भी कर सकें, और जिससे हमें एक्यूरेट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली मिल सके। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि जो हमारे बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है या कोई भी इवेंट होगा हमारे बिज़नेस के अंदर, उसको हम मेजर करेंगे और सेटल करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मॉनिटरी फॉर्म में आप उसको
सेटल डाउन करोगे। मनी को यहाँ पे कॉमन डोमिनेटर लिया हुआ है मेजर करने के लिए, और मनी से आप मेजर कर सकते हो एसेट, आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल लॉस कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल इनकम कितनी जनरेट हो रही है एक्स्ट्रा। मनी के थ्रू ही आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दी है, अ फर्म हैज़ 20 चेयर्स, 5 टन ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 मशीन्स। अब इस तरह से अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको एनालाइज करना। ठीक है, आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो लेकिन आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं पता चलेगा कि कितनी अमाउंट की है और आपके पास कितने अमाउंट के एसेट अवेलेबल हैं। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन जो होती है वो इररिलेवेंट है, इसीलिए हम इस टाइप की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको अपने बिजनेस के अंदर या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर हमें रिकॉर्ड करनी है तो हमें इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और यही हमारे लिए यूज़फुल है, वर्थफुल है और रिलीवेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि चेयर ऑफ ₹6000, इससे पता चल रहा है जो चेयर है हमारे बिजनेस में वो कितने अमाउंट की है, ₹6000 की। और जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो है ₹10,000 का, और हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है वो है 60,000 की। यानी कि टोटल हमारे पास जो एसेट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल वो हमारे पास कितना है, 76,000 का। तो इससे हमें इसका एक्चुअल अमाउंट पता चल रहा है, लेकिन जो ऊपर वाली हमारे पास एग्जाम्पल थी इससे हमें नहीं पता चल रहा था। इसीलिए हम इस टाइप की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स के अंदर। अगर हमें करनी भी होगी तो वो हमेशा ही मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए, जिस तरह ये वाली हमारे पास एग्जाम्पल है। और ऐसी ही एग्जाम्पल्स होगी या स्टेटमेंट्स होगी या ट्रांजैक्शंस होगी जिनको हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जो आपकी बिज़नेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी या कोई इवेंट है जो आपके बिज़नेस के अंदर अकर हुआ है उस सब को हम रिकॉर्ड करेंगे। और कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, इसके अंदर आपके 12 मंथ ही इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी टू 31 मार्च होता है, लेकिन बिज़नेस के अंदर क्या होता है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च स्टार्ट होगा। और इसी डेट्स के अंदर, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच के अंदर जितनी भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई होंगी बिजनेस रिलेटेड, उन सब ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। उसी के बेसिस के ऊपर हम एनालाइज करेंगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे टोटल एसेट कितने हैं, टोटल डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम कितनी जनरेट हुई है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, वो हम इसी डेट के बेसिस के ऊपर हम करेंगे। और ये हर ईयर स्टार्ट होता है। जैसे इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 तक का रहेगा, और इसी तरह कंटिन्यू होते रहेंगे हमारे फाइनेंशियल ईयर। और अकाउंटिंग पीरियड को ही हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट को हम परचेज़ करते हैं तो जिस प्राइस के ऊपर हमने उसको परचेज़ किया है उसी प्राइस के ऊपर हम उसको अपनी रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, ना कि मार्केट प्राइस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले ली कि जैसे आपने मशीनरी परचेज़ की है एट ₹5 लाख इन 2019। आपने मशीनरी ली थी 2019 में जिसका प्राइस क्या था, ₹5 लाख। और प्रेजेंटली यानी कि अभी हम 2022 में हैं तो उसी मशीनरी की जो कॉस्ट है आज की डेट में, यानी जो प्राइस है वो 4,80,000 है। अब 5 लाख की जो मशीनरी थी उसका प्राइस डाउन हो गया है 20,000 से वो आपको मिल रही है 4,80,000 में। तो हम अगर आज की डेट में इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो हम इसको किस प्राइस पे करेंगे, जिस प्राइस पे हमने इसको परचेज़ किया था, तो हम इसको करेंगे 5 लाख के ऊपर ही। सेकेंड एग्जाम्पल हमारी आ गई है कि मशीनरी परचेज एट द ₹5 लाख इन 2019। ठीक है, आपने मशीनरी परचेज़ की है 5 लाख की 2019 में, और आज की डेट में जो उसका प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है 50,000, यानी कि वो 5,50,000 की हो गई है। तो अब हमारा 50,000 रुपये तो इंक्रीज़ हो रहा है एसेट के ऊपर, लेकिन अगर हम इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो हमने किस प्राइस पे करनी है, जिस प्राइस पे हमने इसको परचेज़ किया था 2019 में वही अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर।
तो इन दोनों एग्जाम्पल का यही मतलब है कि अगर आपका कोई भी एसेट होगा, उसका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने उसको जिस प्राइस पे परचेज़ किया था उसी प्राइस के ऊपर हम उसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आ गया डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या कहते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी वो हमारी बोथ साइड को इफ़ेक्ट करेगी, हमारी डेबिट साइड को भी इफ़ेक्ट करेगी और हमारी क्रेडिट साइड को भी अफेक्ट करेगी। जैसे कि हमने एग्जांपल ली है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, अब आपने बिजनेस से गुड्स को सोल्ड किया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, एक साइड से आपके जो गुड्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, आप सेल कर रहे हो, आपका स्टॉक बाहर निकल रहा है, और दूसरी साइड से आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड भी इफेक्ट हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर जो इफेक्ट डालेगा आपके डेबिट को। ठीक है, आपकी डेबिट साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाय ₹2 लाख। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, आपकी सेल हो रही है। ठीक है, सेल हो रही है, गुड्स आपके बाहर जा रहे हैं, तो आपका जो स्टॉक होगा वो आपका जो है वो कम हो जाएगा बाय ₹2 लाख। तो इसी तरह आपकी जो बोथ साइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड, उन दोनों साइड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो आपकी दोनों साइड को इफेक्ट करेगी। अगर वो डेबिट साइड को इफेक्ट करती है तो वो आपकी क्रेडिट को भी करेगी, अगर क्रेडिट को करती है तो वो डेबिट को भी करेगी। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गया कि हमेशा जो आपके एसेट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल टू दी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट हमारा आ गया है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि जब हमारी ट्रांजैक्शन रिलीज होगी उसी टाइम पे हम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और मानेंगे कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हमारी हुई है। और अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहते हैं कि जब आप अपने गुड्स जो है ट्रांसफ़र कर दोगे, जैसे अगर आप सेलर हो, जब आप अपने कस्टमर के नाम पे या कस्टमर को गुड्स जो है ट्रांसफ़र कर दोगे, उसके हाथ में वो गुड्स आ जाएंगे, उस टाइम पे हम कंसिडर करेंगे कि हमने बिज़नेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया है, और तभी हम इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है कि गुड्स सोल्ड टू रोहन ऑफ ₹50,000। जब आपने गुड्स सोल्ड किए रोहन को, रोहन ने रिसीव कर लिए हैं, उसी टाइम आप कंसिडर कर लोगे कि आपने रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि रोहन आपको पैसे देगा ₹50,000 और आप इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। और इसके अंदर हम प्रॉफिट को मान के नहीं चलते हैं। ठीक है, हम कभी भी नहीं मानेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जिस कॉस्ट पे हमने अपने गुड्स को सोल्ड किया है वही अमाउंट हमें वापस रिसीव होगा, वहीं से हम इसको रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आगे मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने जिस फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जो हमारा चल रहा है उसी की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर या फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिज़नेस से रिलेटेड, वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो हमारी एक्सपेंडिचर की हो या इनकम की हो, वही हम रिकॉर्ड करेंगे और उसी के बेसिस के ऊपर हम उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सैलरी पेड इन अप्रैल 2017 रिलेटिंग टू दी मार्च 2017। ठीक है, अब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या है कि सैलरी आपने पेड की है अप्रैल 2017 में, और ये रिलेटेड कब की थी, यानी कि आपकी पेंडिंग सैलरी थी, जो आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो आप पेड कर रहे हो, ये आपकी 16-17 की थी जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2017 में दी थी। तो कहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को जो है हम कंसिडर करेंगे एज ए एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर ऑफ 2016-17 का करेंगे, ना कि 17-18 का करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आ गया अकाउंटिंग कंसेप्ट का, जो है स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट कह रहा है कि हम लोग जब भी अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या मेजर करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ करेंसी होनी चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री की है इंडियन रुपी, तो हम इसको इसी रुपी में ही इसको मेजर करेंगे। और इसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि हमारे एसेट का प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, उससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
जिस अमाउंट के ऊपर हमने इसको परचेज़ किया था उसी अमाउंट पे हम इसको कंसिडर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, अ पीस ऑफ लैंड परचेज इन 1985 फॉर ₹10,000। आपने 1985 में एक लैंड परचेज़ की थी जिसका अमाउंट क्या था, ₹10,000 था। और जैसे कि हम जानते हैं कि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती है, तो लैंड शैल बी कंटिन्यू टू बी वैल्यू बाय द बिजनेस ऑफ ₹10,000 ओनली। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बुक्स है उसके अंदर हम एनुअली जब भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ईयर के अंदर या अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो हम इसको ऑफ ₹10,000 का ही रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड स्टेबल मॉनेटरी यूनिट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।